Okay. Hello dear students. Now we have to discuss about prism. Based on that we have this question over here जो आपके एग्ज़ाम में ऑफ कोर्स आया हुआ है। प्रीवियस सेशन में हमने आपको यहाँ पे साइड में ब्रीफ किया था प्रिज्म के बारे में, बताया था क्या है माजरा कि हमारे पास में दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार एयर टू ग्लास, एक बार ग्लास टू एयर। यहाँ पर देखिए एयर टू ग्लास, यहाँ पर देखिए ग्लास टू एयर। हमने इनको कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन करने से दो बातें हो सकती हैं, ग्लास स्लैब भी बन सकता है, प्रिज्म बन सकता है। कंबाइन करते समय अगर ये जो प्लेन सरफेस है इनको पैरेलल रखा, देन वी गेट ग्लास स्लैब। एंड फॉर ग्लास स्लैब ओवरऑल डेविएशन तो होता नहीं है, लेटरल शिफ्ट होती है जो हमने ड्राइव कर ली थी, है ना। लेकिन अगर हम कंबाइन इसको ऐसे करें कि ये सरफेस पैरेलल ना हो, इंक्लाइंड हो, जैसा कि यहाँ पे, तो इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा, दैट विल नॉट बी जीरो। इसी एंगल को प्रिज्म एंगल कहा जाएगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि डेविएशन जीरो नहीं आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो डेविएशन 15 डिग्री का हुआ ना, वही यहाँ हुआ और ये अपोजिट हुआ, तो कैंसिल हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो जुड़ जाएगा। कैसे देखते हैं। लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर योर प्रिज्म। ये जो ए है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसे प्रिज्म एंगल कहा जाएगा, ठीक है। ए बी ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ए सी ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और बी सी ये बेस है। रे ऑफ लाइट को आप लेके आ रहे हो, ले आइए, और ये पॉइंट एम पर सपोज करिए इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट हो रहा है पॉइंट एम पे। आगे क्या होगा जानने के लिए पॉइंट एम पर एक लाइन बनाएंगे जो कि ए बी के परपेंडिकुलर होगी, इसको नॉर्मल कहा जाएगा। ये मैंने नॉर्मल रेडी कर दिया। इसके बाद आगे का जो रे का पाथ होगा वो अनडेविएटेड नहीं होगा क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, डेविएशन नॉर्मल की तरफ होगा। यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसे जा रही है बट जाएगी नहीं, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी, बिकॉज एयर से ग्लास में ये एंटर हो रही है। ये अनडिवाइडेड पाथ है, ये नॉर्मल है, इसको नॉर्मल की तरफ बेंड करा देना है, मैंने करा दिया। अब बेंड कराने के बाद ये आगे चलेगी तो पॉइंट एन पे पहुंचेगी। यहाँ पे फिर मीडियम चेंज हो रहा है, इस बार ग्लास टू एयर, तो अगेन बेंडिंग होगी बट दिस टाइम अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वी हैव टू मेक अनदर नॉर्मल ओवर हियर, अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन एंड। परपेंडिकुलर होगा ये एसी पे, डॉटेड कर दीजिए इसको आप, ठीक है। और अब जो रे ऑफ लाइट है अगर अनडिविएटेड जाती तो ये ऐसे जाती, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से डेविएशन होगा, और ये डेविएशन किधर होगा? नॉर्मल से दूर। ये अनडिवाइडेड पाथ है, ये नॉर्मल है, ये अनडिवाइडेड पाथ नॉर्मल से दूर हो जाएगा। यहाँ पर आप नोटिस करिए जो पहली दफ़ा डेविएशन हुआ ये वाला, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए डायग्राम। दूसरी बार जो डेविएशन हुआ दोनों ही सेम सेंस में हो रहे हैं, क्लॉकवाइज, सो जुड़ जाएगा आफ्टर ऑल, और टोटल डेविएशन यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। कितना आएगा यही हमें यहाँ पे जानना है। यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल डेविएशन डेल विल बी इक्वल टू del 1 प्लस del 2। del 1 विल बी हियर एंड del 2 विल बी देयर, राइट। कहानी को आसान बनाने के लिए इस प्रकार की स्टोरी आप याद कर सकते हैं। बेबी को बेस पसंद है, याद किया होगा, सुना होगा आपने, कोई पिक्चर है उसमें था ये। यहाँ पे बस जहाँ बेबी लिखना है उसको आप
रे ऑफ लाइट लिख दीजिए। रे ऑफ लाइट देखिए जा रही है और ये है बेस, क्योंकि इसको बेस पसंद है तो बेस की तरफ ये झुक जाएगी। और दूसरी बात ये फिर से ये बेस है उसी की तरफ झुक जाएगी क्योंकि इसको बेस पसंद है। अगर कभी भविष्य में ऐसा हुआ, ये भी पूछा जाता है कि दो प्रिज्म है तो यहाँ पर डेविएशन नीचे को होगा, यहाँ पर डेविएशन नीचे को होगा, यहाँ पर जो डेविएशन होगा बेस ऊपर है तो ऊपर को होगा, यहाँ पर ऊपर को होगा। ऐसा संभव है कि टोटल यहाँ पर कोई डेविएशन ना हो। इस बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट कोई हेडिंग होगी उसमें करेंगे। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन नाम से हेडिंग आएगी दैट टाइम। दो प्रिज्म लगा दें तो कोई डेविएशन नहीं होता क्योंकि एक का डेविएशन दूसरे को कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसका बेस अपोजिट होता है, इन्वर्टेड प्रिज्म होता है। उस पर चर्चा हमें अभी तो नहीं करनी है। अभी तो हमारा कंसर्न है कि टोटल डेविएशन निकाला जाए किसी तरह से। तो हम del 1 निकालेंगे और del 2 निकालेंगे। ये एंगल आपका I है और ये एंगल हैव यू नोटिस R है। ये रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द नॉर्मल जो एंगल बनाती है उसे R कहते हैं। और जहाँ जो डेविएशन आप अगर निकालना चाहते हो तो ये टोटल I में से इस R को घटा दीजिए, रिमेनिंग निकल आएगा। ये सब आपने प्रीवियस सेशन में किया था, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैंने I1 R1 बोला है, रीजन मीन 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। यहाँ भी हमें IR ही बोलना है तो वहाँ पे हम I2 R2 बोलते हैं। ये आपका एंगल R2 कहा जाता है और यहाँ पर ये जो एंगल है इसे I1 कहा जाता है। तो रे सीधा अगर जाती तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाती, इतना एंगल यहाँ पे बनता। ये एंगल आपका होता R2 के बराबर, बट रे जो है वो डेविएट हो गई। सोचो कितना डेविएट हो गई कि टोटल एंगल I2 हो गया। तो आप समझ गए होंगे सेकेंड टाइम ये जो डेविएशन है del 2 ये आ जाएगा I2 माइनस R2। ठीक है, हमारा जो कंसर्न है वो तो टोटल डेविएशन निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ दीजिए। I1 माइनस R1, I2 माइनस R2, ब्रैकेट वगैरह प्रॉपर लगाइए। तो टोटल डेविएशन का फार्मूला हो गया I1 प्लस I2 माइनस इन ब्रैकेट आएगा R1 प्लस R2। अब यहाँ पर एक और डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम इतनी खिचड़ी नहीं पकाएंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना बनाएंगे। पर्पस ये रहेगा कि R1 और R2 और A को रिलेट किया जाए। ये आपका रे है, ये रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है उसे R1 कहते हैं, और यही जो रे है नॉर्मल से जो एंगल बना रही है दूसरी पॉइंट पे उसे R2 कहते हैं, और ये एंगल A होता है। देखना है कि कहीं ये तीनों रिलेटेबल तो नहीं है। ग्लास स्लैब में तो आपने देखा था कि R1 R2 बराबर हो गया था, यहाँ पे R1 R2 बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता ना हो। तो R1 R2 और A में कोई रिलेशन तो नहीं है, ये हमें जानना है, क्या संभव है। ये एंगल सोचिए, जब आप कह रहे हो ये नॉर्मल है तो रिमेनिंग एंगल ये कितना हो गया, ये एंगल टोटल 90 हो गया, जिसमें ये R1 है तो ये जो बच गया दैट विल बी 90 माइनस R1। ऐसे ही इधर जो ये बच गया दैट विल बी 90 माइनस R2। इन अ ट्रायंगल टोटल ऑफ द ऑल विल बी 180, 90 minus R1, 90 minus R2, and then plus A will be equal to 180. From here we can realize R1 plus R2 will be 180. इस इक्वेशन को कुछ लोग लिंक इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि सही है। ये R1 और R2 को लिंक करती है, पहली बार के रिफ्रैक्शन और दूसरी बार के रिफ्रैक्शन को रिलेट करती है। यहाँ पर यानी कि हम A लिख सकते हैं। ये हो गया I1 प्लस I2 माइनस A। ये हो गया टोटल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला इन अ प्रिज्म। अब ये जो टोटल डेविएशन है, इतना तो समझ में आ रहा है कि I1 पे डिपेंड करेगा, ये I1 पे डिपेंड करेगा। I1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो डेल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी,
ये बात आसानी से समझ में आ रही है। लेकिन सोचिए, क्या I1 की वैल्यू हम बढ़ाते जाए तो टोटल डेविएशन ऑलवेज बढ़ता ही जाएगा? ये I2 इनडायरेक्टली I1 पे ही तो निर्भर कर रहा है। I1 की वैल्यू ही तो डिसाइड करेगी कि R1 कितना होगा, और R1 ही तो डिसाइड करेगा कि R2 कितना होगा, और R2 ही तो डिसाइड करेगा कि I2 कितना होगा। तो जो डेल है प्रिसाइसली अगर कहें तो I1 प्लस I2 पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर पहले जब आप I1 बढ़ाते हो तो I1 प्लस I2 की वैल्यू मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं, बढ़ती है, नहीं घटती है। और फिर जब I1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद जब वैल्यू आप I1 की बढ़ाते हो तो I1 प्लस I2 टुगेदर ये बढ़ने लगता है। तो I1 की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, I1 की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम फोकस कर रहे हैं I1 प्लस I2 पर, नॉट ओनली I1 पर, बिकॉज I2 I1 रिलेटेड है। तो देखा ये जाता है एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली, दोनों ही प्रकार से संभव है, कि पहले ये घटता है और फिर ये I1 प्लस I2 ये बढ़ने लगता है, और बीच की एक सिचुएशन आती है जहाँ पे I1 I2 बराबर होता है, वहाँ पे ये I1 प्लस I2 जो होता है ये मिनिमम होता है। दैट टाइम डेविएशन जो होगा ये मिनिमम होगा। ग्राफ की शक्ल में अगर हम बात करें तो लगभग ऐसा, ये इसकी शक्ल लग तो रही है पैराबोलिक, बट ये पैराबोलिक है नहीं। एंड दिस हैपनिंग, डेविएशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कब होता है? I1 प्लस I2। आड़े बड़े सवाल भी बच्चों के मन में आते हैं, बट कभी कभी वो जेन्युइन होते हैं, जैसे कि डेविएशन मिनिमम सर आप बता दिए तब होता है जब I1 I2 इधर से एंगल और इधर से एंगल बराबर हो। क्या डेविएशन मैक्सिमम के लिए भी कोई कंडीशन होती है? जी हाँ, होती है। इन दोनों में से कोई एक एंगल अगर 90 हो गया, दैट टाइम डेविएशन मैक्सिमम होता है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये काम का फिलहाल नहीं है। अब ये प्रश्न उठेगा कि ये मिनिमम डेविएशन एक्चुअली होगा कितना? हमें ये पता चल गया कि ये तब होगा जब I1 I2 बराबर होगा। दैट टाइम थिंक अबाउट द बिहेवियर ऑफ दिस डायग्राम। इट विल बी परफेक्टली सिमेट्रिक। आई मीन आपने कहा I1 I2 बराबर होगा, तो जितना एंगल इधर होगा इतना ही एंगल इधर भी होगा। ये आपका I2 जो एंगल होगा I1 के बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। रे को चाहे इधर से ले जाओ चाहे इधर से ले जाओ, चाहे इधर से रे को बाहर निकाल लो चाहे इधर से रे को बाहर निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि I1 I2 बराबर है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बात हो रहा है। I1 I2 अगर बराबर हो जाएंगे ना तो R1 R2 ये भी तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि R1 की वैल्यू I1 पे और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, और R2 की वैल्यू I2 के जो कि I1 के ही बराबर है और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे यानी n पे डिपेंड करती है। तो R1 R2 बराबर हो जाएंगे, और हो कितना जाएगा? a/2 हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 a के बराबर है, दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ इमेजिन करें तो क्या कहानी आएगी? साइन I1, इधर तो एयर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया, 1 इंटू साइन I1, इधर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लिया इंटू साइन R1। ठीक, तो साइन I1 क्या हो गया? ये आ गया n इंटू साइन a/2। यहाँ पर अगर आप इक्वेशन लिखो स्नेल्स लॉ तो अल्टीमेट रिजल्ट वही आएगा। दरअसल आएगा क्या कि n इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन I2, बट I2 तो I1 के बराबर है और R2 जो है R1 के बराबर है। यू विल गेट नथिंग, कोई न्यू इक्वेशन नहीं मिलेगी, ये और ये एक ही बात है। अब एक इक्वेशन आपने लिखा था टोटल डेविएशन के वास्ते I1 प्लस I2 माइनस a, एंड यू सेड दैट कि I1 I2 सब बराबर हो जाएंगे
I2 की जगह आप I1 ले सकते हो। एक ये इक्वेशन हो गई। यहाँ पर आप डेल के आगे mn लिख दीजिए, क्योंकि जो अगर I2 आप I1 के बराबर ले रहे हो तो डेल जो है डेल मिनिमम के बराबर होगा। और एक इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों को कंबाइन करके हम एक ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं जिसका मार्केट में बहुत हु हल्ला है। सीधे याद रखते हैं लोग, आप भी याद कर लेना। वो कैसे बनाई जा सकती है, थिंक अबाउट दैट। यहाँ जो I1 है उसको आप यहाँ से निकाल लो। I1 विल बी a प्लस डेल m डिवाइड बाई 2। एक बार चेक कर लो, ये मैंने राइट साइड में जो है लेफ्ट में कर दिया है, फिर 2 से डिवाइड कर दिया है ऐसा। और ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो साइन देन a प्लस डेल m डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू n साइन a बाई 2। फ्रॉम हियर वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन a प्लस डेल m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। इसे आपको याद करना है। इसका मार्केट में हो वाला है विदाउट कंसेप्ट, लेकिन याद करने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, इसलिए मैंने पूरा कंसेप्ट बताया। बाकी छोटी छोटी बातें आप इसी कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हो कि जैसे ये वाली जो रे है मोस्ट ऑफ द टाइम इस वाले ट्राइंगल के पैरेलल होगी, नॉट ऑलवेज। इफ रे जो सेंड करी गई है इस प्रकार से सेंड करी गई है कि डेविएशन मिनिमम आवे, सो यहाँ पर ये वाली जो रे है इसके पैरेलल हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात कि अगर a की वैल्यू बहुत कम है, मतलब प्रिज्म जो है वो थिन है। प्रिज्म भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लेंस सुना होगा थिन और थिक, ऐसे ही प्रिज्म। एक प्रिज्म ऐसा हो सकता है, अच्छे से बनाते हैं डायग्राम। ये एक प्रिज्म ऐसा हो सकता है, इसमें एंगल देख लो लगभग 60-70 दिख रहा है। और एक प्रिज्म ऐसा हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही देखो पतला सा है। ठीक है। तो बहुत पतले प्रिज्म में जो ए होता है बहुत कम होता है, तो सारी वैल्यूज़ कम कम आती हैं। ये भी बहुत कम आता है। तो साइन थीटा दैट टाइम ओनली थीटा लिख दो तो कोई क्राइम नहीं माना जाता है, अलाउड है। तो साइन यहाँ पे जो है आप अवॉइड करिए, ना लिखिए। ए प्लस डेल m बाई 2 डिवाइडेड बाई a बाई 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो n बराबर आ जाएगा a प्लस डेल m बाई a। एंड अलग अलग अगर लिखें लाइक दिस, एंड n माइनस 1 here will be del m upon a and del m will be n minus 1 into a। also a formula जो डायरेक्ट याद करना होता है बच्चों को, अब भी याद कर लीजिएगा, बट कंडीशन जरूर याद रखिएगा। ये मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला है, नॉट फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रिज्म, दिस इज फॉर थिन प्रिज्म। थ्योरी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन अब चाहें तो खुद से कर लें, बाकी मैं तो अपनी ड्यूटी कर ही रहा हूँ, क्वेश्चन करा दूंगा। ये रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक, √3। इसके बाद एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल m, कह रहे हैं ये इक्वल है किसके, एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो ये डेल m ये a के बराबर है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है कितना, डेल m का वैल्यू या a का वैल्यू। फार्मूला आपने जो याद किए हैं उन्हीं में से कोई पहले लगा के देखो, लग जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं लग जाता है तो फिर हम क्या है कि वो बेसिक पे आगे बात कर लेंगे। साइन a प्लस डेल m बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। वैल्यू पुट करी जा रही है, तो ये हो गया √3 और डेल m की जगह हम a रख देंगे, तो a प्लस a 2 बार हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, ये ओनली a हो जाएगा। फिर ये साइन a बाई 2 हो गया। इसके बाद की कैलकुलेशन ये गणित की है, फिजिक्स की है ही नहीं। साइन a को आप 2 इंटू a बाई 2 लिखिए, साइन 2 थीटा हो गया ये, वेयर थीटा इज a बाई 2। फॉर्मूला होता है इसके वास्ते 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया 2 साइन a बाई 2 एंड देन कॉस a बाई 2। और यहाँ पे साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कर दिया हमने कैंसिल। तो √3 बाई 2 जो है ये कॉस a बाई 2 के बराबर आ गया। बाकी कॉस के पॉइंट से चले तो 60 पर ये वैल्यू होती है, नहीं 30 पर होती है। तो a बाई 2 आपका जो है 30 आ गया, a की वैल्यू 60 आ गई।
यही डेल एम की वैल्यू भी होगी, कंडीशन ही है क्वेश्चन में यही। तो ये रहा आंसर। बाकी तुक्का मारने के हिसाब से चलते तो भी ये क्वेश्चन में आप इसको ही तुक्का मारते, क्योंकि इनके लिए साइन कॉस ये सब नोन होते ही नहीं है। तो विदाउट कैलकुलेटर अगर किसी एग्ज़ाम में सॉल्व किया जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन है इन 4 में से ये वाला सही होगा। बट इस तरह की साइंस आई विल नॉट रिकमेंड, नहीं तो फिर मैं बेसिक बताते ही क्यों। फिलहाल प्रिज्म खत्म हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग विल बी नेक्स्ट वीडियो। रही बात शंकाओं की, तो जो अगर आपकी लघु शंका है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप लिख दीजिए वहाँ पे। और कोई दीर्घ शंका है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, नंबर है वहाँ पे, टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर दीजिए, बट विद वॉइस नोट। रीज़न मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, आप लिखोगे इंग्लिश में तो हमें समझ नहीं आएगा, हिंदी आपको आती नहीं होगी, तो क्या करें, बोल करके बता दीजिए। अगली हेडिंग अगली वीडियो में मिलते हैं।